जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो कल भाई का ब्याम चले गयो जना क्लास हुई को नहीं, आज आप क्लास ले लिया। ठीक, आज अपने इतिहास का जो अपना विषय चल रहा था, इस इतिहास के विषय में हमने पहला टॉपिक पढ़ा है एकीकरण। क्या पढ़ा है? एकीकरण। और आज अपने जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे अपने क्या? आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? आंदोलन। पहला दिन है तो इसलिए सिर्फ आंदोलन कौन कौन से हैं? सही दिख रहा है क्या? हाँ तो सही है, क्या दिक्कत है? सही दिख रही है, बताओ। तो जो आंदोलन है इनके बारे में पढ़ेंगे भी, आंदोलन क्या क्या है, क्या क्या इसके अंदर नहीं है। सही है, ओके। सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि भाई, सभी को महाशिवरात्रि। पहला प्रश्न तो ये भी आता है कि महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है, एग्जाम में आता है। तो अपने सबसे पहले इसी को पढ़ लेते हैं। महाशिवरात्रि जो है वो फाल्गुन के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को आती है। अब यहां पर भी दो प्रश्न बनते हैं। क्या प्रश्न बनते हैं? दो, ध्यान से सुनना। यहां से दो प्रश्न ये बनते हैं कि महाशिवरात्रि जो है, महाशिवरात्रि शिवरात्रि पशु मेला अगर पूछा जाए तो कहां भरता है? करौली में। और आपसे पूछा जाए क्या महाशिवरात्रि मेला, महाशिवरात्रि मेला, तो महाशिवरात्रि मेला अगर पूछा जाए तो क्या होगा जवाब? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। लेकिन प्रश्न ये भी आता है माय डियर फ्रेंड्स कि एकलिंगनाथ जी का मेला कब भरता है? एकलिंगनाथ जी का मेला कैलाशपुरी उदयपुर में, कैलाशपुरी उदयपुर में वो भी तभी भरता है। हाँ, तृतीया को नहीं आती रेखा कुमावत जी, त्रयोदशी को आती है, तेरस नाव है। ठीक है अरुणा जी, रेखा, रिंकी, मीना। तो आपने देखा होगा कि महाशिवरात्रि आई, हमने कितने प्रश्न निकाली। आई तो अपनी क्लास की सबसे बड़ी विशेषता है राजस्थान के माइन जनाई तो आप चाल रहे हाँ ट्रेंडिंग के माइन थान पतो है। ऐसा ही बेच में सबसे ज्यादा स्टूडेंट नया बेच में भी आ गया। थारा भी कोई साथी तैयारी करवाला भाई बहन है तो बाने बोल दीजिए, आपने जल्दी से एडमिशन ले लियो। हाँ, तो आप बात कर रहे हैं की महाशिवरात्रि। किसकी बात कर रहे हैं? महाशिवरात्रि की। वीडियो नहीं चल रहा है? चल तो रहा है। हाँ, अब अपनी बात किसकी कर रहे हैं? ये हो गया टॉपिक। और अब करने जाएंगे किसकी बात? आंदोलन की बात करने जाएंगे। आंदोलन में बात करते हैं। जैसे मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं आंदोलन। पहला दिन है नए टॉपिक का, इसलिए आपको ये नोट नहीं करना है। आंदोलन वाली जो बात है इसको आपको लिखना नहीं है। मैं आज पहले दिन, अगले दिन कल से अपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, उसको पढ़ना है। आंदोलन में दो चार बातें पढ़ने हैं। एक है किसान आंदोलन। क्या है भाई? किसान आंदोलन। और एक इसी के साथ में आता है जनजाति आंदोलन। अब ये टॉपिक आपको पहले क्यों करवाया जा रहा है? इसके तीन चार फायदे हैं किसान आंदोलन को पहले पढ़ने के। कौन कौन से फायदे हो सकते हैं देखते हैं। जैसे मैं आपको कुछ नाम बताऊं, किसान आंदोलन में क्या क्या पढ़ना है। सबसे बड़ा आंदोलन गुरुजी बिजोलिया किसान आंदोलन था। हाँ, हमें पता है बिजोलिया के बारे में, हमने यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा बता दो बस आप तो यहाँ। चलो सारी बात पढ़ेंगे। बिजोलिया सर, बूंदी भी था ना एक? हाँ, बूंदी किसान आंदोलन भी था सर। वो तो आपने बताया ही नहीं। नीमू चाना वाला, चलो नीमू चाना बता दिया। नीमू चाना सर, नींबू चाना के अलावा एक और बात बताओ ना, कौन सा? मेव किसान आंदोलन भी था। मेव हो गया, चलो ये हो गया। मेव के अलावा गड़साना हो गया।
ठीक है, इस प्रकार से ये तो आंदोलन अपने पास में आ गए किसान आंदोलन में। ठीक है, अब इधर वाले में आते हैं जनजाति में। इधर कौन सा है, भक्त या इसी को बोलते थे पंथ आंदोलन। एकी या भौमट भील आंदोलन। और एक अपने पास में आता है भक्त पंथ, एकी भौमट और मीणा जनजाति आंदोलन। अब आप पढ़ोगे कि सर हमने तो एक बार पेपर में ये भी पढ़ लिया कि ये आंदोलन कैसे आया। कौन सा, लासोड़िया आंदोलन। कौन सा आंदोलन जीवड़ा, लासोड़िया आंदोलन। अब हम क्या देखते हैं, सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं, पहली बार पढ़ रहा हूं, मैंने कहा लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, नेक्स्ट वीडियो को लिख लेना। जब भी कोई टॉपिक शुरू होगा पहले उसके शुरुआती जड़ के बारे में पता करेंगे, फिर उसके ऊपर मंजिल बनाएंगे और उसके बाद उसका आकलन करेंगे कि ये कैसी बनी है टेस्ट के माध्यम से, इसलिए पहले वाले में नहीं पढ़ना। 1799 में राजस्थान आया, गूगल भी 1799 बता रहा है, तुमने तो दोनों चीजें एक ही लिख दी जतिन। हाँ ठीक है, अब इधर अपने बात कर रहे हैं बूंदी के साथ में एक हमारे पास में पेंगू किसान आंदोलन भी आ जाता है, या मैं अगर बात करूं इधर ही अपने बात करें तो ये भी आता है शेखावाटी किसान आंदोलन। अब ये टॉपिक पहले क्यों चुना गया, इस टॉपिक के 3 कारण है। कितने कारण है, 3। क्या क्या कारण रहेंगे सुनिएगा और इसको समझिएगा। जनजाति आंदोलन का भाग अलग कर दिया, किसान आंदोलन का भाग अलग कर दिया, दिखाना मुझे, सही दिख रहा है क्या? ठीक है, अब इसमें हमारे पास में 3 चीजें क्या आएगी। पहली चीज, आप लोगों को ये देखो बिल्कुल सही दिख रहा है यार, क्यों परेशान करते हो रोज रोज हैं? हाँ, तो यहां पर अपने क्या देखते हैं कि एक तो व्यक्तित्व हमारे पास जुड़ जाएगा। जैसे मैं आपको कहूं कि बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर किसने संभाली थी, तो आप कहोगे कि साधु सीताराम दास ने संभाली थी। मैं कहूं कि साधु सीताराम दास नहीं थे, तब कौन आया, तो आप कहोगे कि विजय सिंह पथिक आकर बागडोर संभालते हैं। मैं कहूं कि विजय सिंह पथिक नहीं थे, तब कौन आया, तो आपका प्रश्न रहेगा कि जमनालाल बजाज आए थे। मैं कहूं कि जमनालाल बजाज नहीं थे, तो आप कहोगे हरिभाऊ उपाध्याय आए थे। मैं कहूं कि हरिभाऊ उपाध्याय नहीं थे, तो आप कहोगे कि माणिक्यलाल वर्मा आए थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक आंदोलन में वो 5 ऐसे व्यक्तित्व थे जो इनके अंदर जुड़ गए। ठीक है, वैसे उनको प्रजामंडल में इंक्लूड करेंगे, लेकिन यहां पर भी उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात जानेंगे। कितनी बातें होगी, 5 बातें होगी। ठीक, गुड। दूसरी बात यहां से क्या देखने को मिलती है, दूसरी बात यह मिलती है कि कौन से आंदोलन में कौन सा हत्याकांड हुआ था। हम बात करें कि प्रजामंडल जो है उनके अंदर भी हत्याकांड पूछे जाते हैं, तो वही हत्याकांड आंदोलन में भी तो हुए थे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मानगढ़ धाम हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है, तो गुरुजी वो तो भक्त आंदोलन से संबंधित है या नहीं, ये बताओ, आप खुद बताओ। हाँ, अब दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में ये प्रश्न आया, सर मुझे ये बताओ ये जो निमुचाना हत्याकांड हुआ था ये किसमें, अरे अलवर वाले किसान आंदोलन में। तो सर आपने अलवर तो लिखा ही नहीं, तो भाई साहब जब अलवर की बात कर रहा हूं तो निमुचाना और मैं दोनों अलवर में ही तो आते हैं। किसमें आते हैं, ये कोई गंगानगर में थोड़ी आ रहा है, अलवर में आ रहा है। तो ये एक बात इसके अंदर समझ में आ गई। मेरे कहने का उद्देश्य था, एक व्यक्तित्व जुड़ गया, एक उसके अंदर क्या जुड़ गया, हत्याकांड जुड़ गया, एक तीसरा आंदोलन जुड़ गया। अब हमारा दिमाग ये कहता है कि आंदोलन हुए क्यों, व्हाई द रीजन ऑफ, टेल मी सर आंदोलन क्यों हुए। ओके, आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसान आंदोलन इसलिए हुए कि जमींदार वर्ग द्वारा उन किसानों का शोषण किया गया जिन किसानों पर
उन्होंने एक उच्च लाग बाग की दर निर्धारित कर दी। जैसे मैं कहूं कि मैं एक किसान हूं और थे भी एक किसान हूं, थारगन पीसा घना सारा है, मेरगन पीसा कम है, और गोगाराम आपने ओ जमींदार बन बैठे हो। गोगाराम के बोलियो कि आ जो जमीन है, आ जो जमीन है, आ ई जमीन को 80% भाग तो का केंद्र सरकार राखसी और 20% भाग जमींदार राखसी। किसानगण तो कुछ को नहीं आई। अब वो जमींदार बोलियो कि जो ऊंची बोली लगाएगा उसी को जमीन दी जाएगी। अब भाई मैं भी बैठे हो, मेरा भी टाबर हा, 5 लुगाई 10 टाबर, बेबी बेचारा बैठा बैठा रोटी खा, अच्छा ज्यादा बोल दियो, हाँ बेबी तैयारी कर रहा है कोचिंग जाबा की पढ़बा की, तो मैं बाके भरोसे जमीन को काम कर रही हूँ। और थारगन पीसा थे, ऊंची बोली लगाया तो थान तो मिल गई जमीन, और मैं बैठे बैठे थार कहानी देख रही हूँ है। तो भाई नुकसान की ना हो गयो, मन हो। यानी मुझे जब नुकसान हुआ तो मैं खेती नहीं कर पाया, और ऐसी पद्धति क्या कहलाती है? इजारा पद्धति। इजारा पद्धति यानी भू राजस्व की जो लगान दर थी 1876 में ब्रिटिश राज्य के द्वारा स्थापित, वैसी ही अलवर राज्य के अंदर एक लगान पद्धति लागू हुई, उसे बोलते थे इजारा। 80% केंद्र सरकार, 20% जो है जमींदार वर्ग, और जमींदार उसको जो है ऊंची बोली लगाने वाले को निश्चित समय के लिए देता था। तो हमारा टाबर तो रुड़ गया और थारला टाबर पड़ गया। ठीक है, दूसरी बात फिर बात करते हैं कि लाग बाग क्या थी। जैसे मैं कहूं कि गोगाराम एक जमींदार है और मैं जो है भी जमींदार के हड़का में रह रही हूं, यानी उसके क्षेत्र में रह रहा हूं। मुझे अपने खेत में जो है पानी की आवश्यकता है। उस जमींदार ने कहा कि यहां पर आगे पानी बढ़ाना है इस क्षेत्र में, तो मुझे 5 का 3% देना होगा। भाई पानी की जो कीमत आ रही थी 5 रुपए, उसमें से जो है इतना % पानी मैं ले जाऊंगा। ठीक है, 5 रुपए में से 3 रुपए का पानी तो मैं ले जाऊंगा, अगर तुझे वो चाहिए तो मुझे उसका पैसा दे दे। ठीक है, यानी आबियाना कर लगता था। आपके गांव में आपकी बेटी की शादी हो रही है, उसके ऊपर जो रुपए लग रहे हैं, यानी उसकी शादी में वो तो आपके लग ही लग रहे हैं, लेकिन आपने अगर अपनी बेटी की शादी करनी है तो जमींदार को भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। किसानों के पास इस प्रकार से बहुत सारा शोषण हो रहा था। जैसे एक प्रत्यय लांटा और कुंता पर था। आपका खेत, आपके खेत के आप मालिक, आपने फसल बो दी, फसल बोने और फसल वहां पर उग गई। फसल जैसे ही उगी, गोगाराम आया दौड़ा दौड़ा, ल्या भाई पिसा दे पिसा दे पिसा दे, यानी वो टैक्स लेने के लिए आ गया। अब जैसे ही फसल बड़ी हुई, आपने काटी, कब इसको बेच कर आएंगे, फिर गोगाराम आया भागा भागा, जमींदार है ना वो, फिर बोला कि लाओ मुझे तो सर वापस इसका टैक्स दो, तभी मैं बाजार में बिकने दूंगा। अब बताओ, पहले बोई तब भी ले गया, बिकने गए तब भी ले गया, आपके पास क्या बचा? इस कारण तो हुए थे किसान आंदोलन। समझ में आ गया कि जमींदार वर्ग द्वारा शोषित जो है किसान वर्ग को, अरे उच्च लाग बाग के द्वारा परेशान करना, यह तो था किसान आंदोलन। अब बात करते हैं जनजाति आंदोलन। हाँ नहीं राधे श्याम जी, अगर आपने RS फ्री का लिया हुआ है तो आप अलग से कोर्स ना ले, हिंदी का एक अलग से मैं जब वीडियो स्टार्ट करूंगा तब आप ले लेना। हाँ बच्चे तो चलेंगे सर, पर पत्नी आपकी ज्यादा होगी। क्या होगी ज्यादा? राजा महाराजा के 1500 राणे होती, मैं 5 भी कौन राख सकूंगे हैं? अभी भी शोषण ही हो रहा है डायरेक्टली, बिल्कुल, ये भी आपने सही कमेंट किया है। जनजाति आंदोलन जो है इसके ऊपर अपने बात करते हैं। इसमें क्या था कि शिक्षित वर्ग के द्वारा अशिक्षित वर्ग का शोषण। क्या था? शिक्षित वर्ग के द्वारा अशिक्षित वर्ग का शोषण, यानी जनजाति जो है उसके नैतिक उत्थान को दबाया जा रहा था, नैतिक उत्थान का पतन। हाँ कैसे? जैसे आज आप लोग पढ़ रहे हैं, इतने आप साथी हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखिए कि आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहां कितने ग्रासियों के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कितने शहरिया जनजाति के हैं, कितने कंजर जनजाति के हैं, कितने भील हैं, कितने कथोड़ी हैं। आप ये जरूर कहेंगे कि मीणा आज पढ़ रहे हैं, वह एक शिक्षित जनजाति के रूप में राजस्थान में जो है
एक आइकन है, मॉडल है वो लोगों के लिए कि देखो हम उस कार्य को छोड़कर, चौकीदारी वाले कार्य को छोड़कर हमने पढ़ाई का कार्य किया है और हम आज भारत सरकार के उन विभिन्न उच्च पदों पर कार्यरत हैं, वो गर्व से कह रहे हैं। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल रवि मेहरा जी, गुड। तो जनजाति में क्या था, उनका नैतिक उत्थान और कुरीतियों का जो है पतन किया जा रहा था, इसी कारण ये हुए। जैसे जनजाति में क्या हो रहा था, जो लोग थे वो अपनी बच्चियों को बेच देते थे, वह खुद शराब के नशे में थे और जमींदार वर्ग जो है उनकी पत्नियों का शोषण कर रहे थे। या हम देखें कि डूंगरपुर रियासत में हमने देखा था 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस समय भी वहां पर एक रास्तापाल कांड हुआ। यानी शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत कौन सी थी? हाँ हाँ ठीक है, वो इसके अंदर शामिल होगी, ध्यान रखना। बिल्कुल, प्रियंका टेलर जी, परमिशन पूछकर कौन देता है, हैं? तो ये तो समझ में आ गया आंदोलन क्या था। अब आंदोलन के बारे में विस्तार से थोड़ा थोड़ा और बताता हूं। अब आपको याद कैसे करना है, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे पास में एक आंदोलन है, मीणा जनजाति आंदोलन। आंदोलन क्या होते हैं, दोनों में अंतर बता दिया। भी कोई शराब बेचने में था, कोई बहन बेटियों की जो है बचपन में बाल विवाह कर देता था, इस प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा था, पढ़ते नहीं थे, बंधुआ मजदूरी का कार्य कर रहे थे, वो चीजें ध्यान रखनी है। मीणा जनजातीय आंदोलन हमारे पास आया। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, इसको भूल जाओ आप, ये आंदोलन क्या है। आप ये लिखो, लिखना नहीं है, 1924 दिमाग में लिखो, 1924, 1930, 1933, 1944, 1946, 1952, बस ये बात। इतनी चीज अगर आपने याद कर ली तो मीणा जनजातीय आंदोलन जो है वो समाप्त, पूरा कंप्लीट। पापा की परियों का पूरा पीडीएफ भी डलवा देंगे। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि 1924, इसमें हमने ये देखा है एक एक्ट आया जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। वाह क्या बात है, सीधा सीधा एक प्रश्न बन गया कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट क्या है? आपराधिक जनजाति अधिनियम, हिंदी के अंदर भी पढ़ो, क्या है? आपराधिक जनजाति अधिनियम। आपराधिक जनजाति अधिनियम जो है वो आपके सामने आ गया। क्या है? 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, आपराधिक जनजाति अधिनियम। ठीक है सर। 1930 में आया जराइम पेशा कानून लागू। मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति का गठन। मीणाओं का विशाल सम्मेलन, मुक्ति दिवस, जराइम पेशा कानून समाप्त। यानी आपके सामने 1924 से 1952 के मध्य मैंने आपको मीणा जनजाति आंदोलन में कितने तारीख याद करने को बोली? 1, 2,
3 4 5 6। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुराने पेपर उठाकर देख लेना, प्रत्येक पेपर के अंदर जीवड़ा, मैं सच बता रहा हूं, यहीं से प्रश्न आया है। अब इसका विस्तार तो अपने बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप अगर इतना समझ गए कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब आया, जराइम पेशा कानून कब लागू हुआ, मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति कब गठी, या मीणाओं का विशाल सम्मेलन कब हुआ, किसके नेतृत्व में, नीम का थाना में कहां हुआ, बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता थी, जैन मुनि मगन सागर आए थे, मीन पुराण पढ़कर सुनाया था, जहां पर सारी बातें अल्टीमेट अपने एग्जाम तक पढ़ लेंगे। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। सचिन बाड़ोतिया जी, वो एक ही बात है, ग्रेजुएशन लेवल सीटी और एसआई का सेम है। ठीक है, अब इसमें याद कैसे करो, देखो 192, 193, 193, 194, 194, 195, यानी आपको पता है कि ये एक बात क्लियर हो गई कि 92, 93, 93, 94, 94 और 95, और इधर वाली आपको चीजें याद रखनी है। क्या रखनी है? देखो, जरायम पेशा कानून लागू, यानी ऐसा कानून जो बिल्कुल जीरो है, वो जीरो है, दोनों को अच्छा नहीं लग रहा। दोनों को कौन? न तो मीणा पुरुष को अच्छा लग रहा, न मीणा महिला को अच्छा लग रहा, क्योंकि जराइम पेशा कानून उनके लिए तो लागू हुआ था। चाहे चौकीदार मीणा है, चाहे जमींदार मीणा है, दोनों को अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल जीरो कानून है ये। तो जराइम पेशा कानून जीरो को लागू हुआ कब? 1930 को, और दोनों को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए बंद हो गया 1952 में। कब बंद हो गया? 1952। बात खत्म हो गई। ठीक है, मीणाओं का विशाल सम्मेलन कब हुआ? जब बात आती है 4-4 की। किसकी बात आती है? 4-4 की बात आती है, और 4-4 की बात कौन करता है? मुनि मगन सागर करता है, पंडित बंशीधर शर्मा करता है, नीम का थाना में करता है। तब आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें मुक्ति दिवस। मुक्ति मिल गई 6, मुक्ति मिल गई 6 भाई, 1946 में मिल गई। मुक्ति कद मिल गई? मुक्ति मिल गई 6 में मिल गई। अब हमारे पास में एक आंदोलन आया, पेंगू किसान आंदोलन। कौन सा है जी? बेंगू किसान आंदोलन है। इसमें आपको क्या याद रखना है? बोलो। ये आपका नाम हो गया आंदोलन का, अब मैं बोल रहा हूं वो बोलो। बेंगू राम रूपा कृपा अनूप ट्रेंच विजय बोल। वाह, क्या बोलना है? बोलो मेरे साथ साथ। बेंगू राम रूपा कृपा अनूप विजय ट्रेंच बोल। पूरा का पूरा बेंगू किसान आंदोलन याद हो गया। कौन कहता याद नहीं होता? लेकिन हाँ बिल्कुल, स्त्री पुरुषों को थाने में जाना था, दोनों को जाना था, दोनों को समाप्त कर दिया 52 में। जराइम पेशा कानून जीरो लेवल का था, तो जीरो में 1930 में, और 4-4 की बातें तो 1944 में। मुक्ति मिल गई 6 में 1946 में। ठीक है। देखो, आंदोलन का नाम क्या हुआ? बेंगू किसान आंदोलन। किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में हुआ। ठीक सा। रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़, अनूप सिंह ट्रेंच आयोग, अनूप सिंह ट्रेंच आयोग, विजय सिंह पथिक
और बोल्शेविक समझौता। अब आप बताओ, आपके सामने यहां पर प्रश्न आया, पेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत किसने की है जी? शुरुआत की थी राम नारायण चौधरी ने। कब? गुरुजी 1921 में। समझ में आ गई बात। रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़ हो गए थे शहीद कहां पर? गोविंदपुरा गांव में। किस गांव में? गोविंदपुरा गांव में। ठीक है सर। अनूप सिंह बेंगू के ठाकुर हैं। अनूप सिंह बेंगू के ठाकुर हैं। ट्रेंच आयोग जिसने गोलियां चलाई। विजय सिंह पथिक बाद में आया। बोल्शेविक समझौता हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था? राजस्थान सेवा संघ व अनूप सिंह के मध्य। तो आपको ये पता चल गया भी ये दो शहीद हुए थे, तो इनकी तारीख पूछा जा सकता है एग्जाम में। 13 जुलाई 1923। अब यह आता है कि बेंगू को आंदोलन जो हुआ उस पर प्रभाव किसका? वैसे बेंगू, वैसे बिजोलिया। बिजोलिया का प्रभाव था। वैसे बेगार प्रथा से प्रभावित थे। 25 प्रकार की लागबाग थी। 25 प्रकार की लागबाग थी। तो आप लोगों को एक आंदोलन पढ़ने में, हाँ, 6 ढूंढाड़ी भाषा जयपुरी 6, बिल्कुल विक्रम सिंह कर सकते हैं। हाँ, विजय सिंह पथिक का नाम निकिता जी भूप सिंह गुजर था, वो डिटेल में पढ़ेंगे। क्या इसमें कौन सा जोर आया बोलो आपको? 1 मिनट में चुटकियों में आपको आंदोलन याद हो जाएगा। बोलना क्या है? बोलो मेरे साथ साथ। बेंगू, राम, रूपा, कृपा, अनूप, विजय, ट्रेंच। बोल अनूप ट्रेंच विजय बोल, या अनूप विजय ट्रेंच बोल। उसका कोई भी लेना देना नहीं है, ऊपर से कैसे भी याद कर सकते हैं। समझ में आई बात? क्यों हुआ? बेगार प्रथा कारण। ये क्या होती है बाद में पढ़ेंगे। कितने प्रकार के लाभ? इतने से ही प्रश्न बार बार पूछा गया है अभी तक। आगे चलते हैं। आपको अब हमारे पास में एक आंदोलन आया, भगत या पंथ आंदोलन। भगत या पंथ। और एक हमारे पास आंदोलन है एकी या भोमट भील आंदोलन। ठीक है, भक्त या पंथ आंदोलन है। और एक हमारे पास क्या है? एकी या भोमट भील आंदोलन है। चलो याद करते हैं। भगत जो होता है उसका कोई गुरु होता है। क्या होता है? गुरु। गुरु गोविंद गिरी। गुरु गोविंद सिंह करेंगे तो सिख धर्म के 10वें गुरु याद आएंगे। ठीक है, भगत का क्या होता है? गुरु होता है। एक एक माला पहनकर मोतियों की, एक एक माला पहनकर मोतियों की सुंदर बन गए मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। 2 प्रश्न क्लियर हो गए। ये किसने चलाया? गुरु गोविंद गिरी ने। और ये किसने चलाया? मोतीलाल तेजावत ने। अब भगत हमेशा गुरु का मान रखता है। तो मानगढ़ धाम हत्याकांड। भगत हमेशा गुरु का मान रखता है, और गुरु जो है वो सभा का आयोजन करता है, संप सभा। टॉपिक कंप्लीट। ओ माय डियर सर, कंप्लीट। हाँ, सच बता रहा हूं मैं, इसी से प्रश्न आते हैं। गोविंद गिरी का जन्म किस गांव में हुआ? बांसिया गांव। किस परिवार में हुआ? वैसे बंजारा परिवार। अरे सर, हम आपकी तारीफ बहुत करेंगे नौकरी लगकर। नहीं चाहिए तारीफ, चुपचाप पढ़ाई करो। और उनको भी कहो जो नहीं पढ़ रहे हैं, हजारों रुपए दे दिए माँ बाप के, और बाद में कहते हो कि पैसे से पढ़ाई होती है, बिना पैसे वालों से पढ़ाई नहीं होती। क्या पढ़ाई नहीं हो रही यहां पर? हाँ, उकसा रहे होते मन। कोई बात नहीं, मैं था लाड सुड रहा हूं, गुस्सो ना मानो। ठीक है,
तो भगत जो होते हैं इनका क्या होता है? गुरु। गुरु का हमेशा क्या रखना चाहिए? मान। और गुरु हमेशा क्या बुलाता है? सभा। आपको 3-4 चीजें याद हुई होगी सर। अब आएगा प्रश्न की मानगढ़ धाम मेला कब भरता है? मां से मार्गशीर्ष, मां से मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। ये भी बात आ गई। अब मानगढ़ धाम जो है वहां पर मेला क्यों भरता है? क्योंकि यहां पर 17 नवंबर 1913 को एक हत्याकांड हुआ था जिसमें 1500 भील शहीद हुए। इस कारण इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। क्लियर? क्लियर। अब प्रश्न आया, संप सभा की स्थापना कहां हुई? सह से सिरोही में। कहां पर हुई भैया? सह से सिरोही में संप सभा की स्थापना हुई। कब हुई जी गुरुजी? 1883 में। संप सभा की स्थापना कब हुई? सिरोही में। और 1883 में। संप सभा का शाब्दिक अर्थ होता है बंधु मित्र, या राजस्थानी भाषा का शब्द है, एग्जाम में आएगा और मैं याद आऊंगा। कैसे? याद करो फटाफट। भगत का गुरु, गुरु का मान, गुरु की सभा। सह से संप सभा सिरोही में। मान होता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, उन भीलों की याद में, उनके मान में, उनके सम्मान में यह शहीदी मेला लगता है। बांसवाड़ा की इस पावन धरा पर लगता है। ठीक है, तो बांसवाड़ा रिमान भी न मारो प्रणाम सा। ठीक, आपा बात करा हा मानगढ़ धाम हत्याकांड किस जिले में है? बांसवाड़ा। राष्ट्रीय स्मारक की बात चल रही है यहाँ। गुरु गोविंद गिरी को जेल भेजा गया, अहमदाबाद कहां गए, सब चीजें। दशनामी संप्रदाय का अनुयायी था, दयानंद सरस्वती की प्रेरणा थी इनके ऊपर। उदयपुर में मुलाकात हुई। आई, बस आई क्या? मैं था ना सारी चीज बताशू नेक्स्ट क्लास में। नहीं, इधर देखते हैं अब। एक की यानी एक एक जोड़कर मोतियों की माला बना दी। एक एक जोड़कर मोतियों की माला बना दी। और मोती जो है कोई ना ले जाए कोली भरकर, कोली भरकर ना ले जाए। कोल्यारी गांव में इनका जन्म हुआ। कोल्यारी गांव उदयपुर में। अपने कहते ना प्याली होती ना, प्याली कटोरी, कोली भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते? कोली। तो कोई कोली भरकर मोतियों को ना ले जाए, कोल्यारी गांव आपको याद रहे। मोती जिसके पास होते हैं वह गरीबों में बांट देता है। मोती जिसके पास होते हैं वह गरीबों में बांट देता है। और जो गरीबों में बांट देता है वो हमेशा मसीहा कहलाता है। क्या कहलाता है? मसीहा कहलाता है। तो प्रश्न आया, आदिवासियों का मसीहा। जो मसीहा होता है वही तो पुकार लगाता है, अरे मेरे पास आ जाओ। पुकार यानी किसकी? मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार। जो मसीहा होता है वही तो पुकार लगाता है। तो यहां पर मेवाड़ की पुकार याद होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर, डराओ मत, हो जाएगा। ओके, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? मोतीलाल। जो मसीहा होता है वह किसकी पुकार लगाता है? मेवाड़ की पुकार की। और जो मसीहा होता है वही हमें आदेश देता है, ना कोई हमारा हुक्म है और ना ही कोई हाकिम है। यानी ना कोई हुक्म चलेगा हम पर, ना ही कोई हाकिम यानी हमारा कोई राजा है। ये बात भी आपको याद रखना। हाँ, तो आपको याद रखना है, इनका एक नारा भी था, ना कोई मतलब ना हाकिम ना हुक्म, ना हाकिम ने हुक्म। यानी ना तो मारो कोई राजा है, ना मैं कोई राजा की बात मानांगा। आप बात याद रख। ठीक है, अब एक बात और। हाँ, संप सभा 1883 में है। वो सारी चीजें मैं अगला वीडियो में बताशू था ना, कुछ चीजें याद करवा रहे हूँ, बने याद कर लो जीवड़ा थे मन पतो होशियार हो सारा का सारा। बिश्नोई ललित गुड। हाँ, नोट्स नहीं बनाने हैं। अब इसमें मैंने कहा कि आदिवासियों का मसीहा है। आदिवासी आपको पता है कि वन में ज्यादा रहते हैं। कहां रहते हैं? वन में ज्यादा रहते हैं। तो मोतीलाल तेजावत ने वनवासी संघ की स्थापना कर दी। वनवासियों के लिए वनवासी संघ की स्थापना कर दी। वनवासियों के लिए वनवासी संघ की स्थापना की। वो भी कौन थे? मोतीलाल तेजावत थे।
तो सब लोगों ने कहा अरे बाबूजी थे हमारा बाबूजी हो, के हो, थे हमारा बाबूजी हो। तो मोतीलाल तेजावत को एक नाम और दिया गया, क्या? बाबूजी। क्या नाम दिया गया? बाबूजी। इनको बाबूजी भी कहा गया। ठीक है। अब इन्होंने जो है एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया। इसमें एक शब्द आया भोमट। क्या शब्द आया? भोमट। भीलों का जो निवास स्थान होता है वो भोमट कहलाता है। ठीक है। हाँ, ये सारी बातें आप लोगों को याद हो जाएगी। कल के लिए होमवर्क दे रहा हूं, ये याद कर लेना। क्या है? होमवर्क सुन लो। कल स्टार्ट करेंगे अपने बिजोलिया किसान आंदोलन की। ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है साथियों, ये लड़ाई मेरी है उनसे जिन्होंने कहा है कि तेरे बस की बात नहीं। कितने शानदार तरीके से पढ़ेंगे बिजोलिया को, ये आप कल देखोगे पहली बार इतिहास के अंदर। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात कर रहा हूं साहब। बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावली भीलवाड़ा में है और 1897 से 1941 तक 44 वर्षों तक चलने वाला जो है अहिंसक आंदोलन बिजोलिया है। और बिजोलिया का नेतृत्व साधु सीधा रामदास ने किया था। मेवाड़ की ए श्रेणी का ठिकाना था। राणा सांगा ने जो ठिकाना जो है वो किसको दिया था? राणा सांगा ने ये ठिकाना सर दिया था अशोक परमार को। यहाँ पर धाकड़ जाति के लोग थे, 83 गांवों का समूह था, 84 प्रकार की लाग बाग थी, सब पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना है कहां से, जो तारीखें बता रहा हूं मैं 1897, ये याद होनी चाहिए बस। ये इतनी तारीख कल आपको याद होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे याद करोगे, कैसे? जय माता दी। हुकुम हुकुम सा हुकुम। इसको यहां से पूछा जाए तो क्या हुई शुरुआत, यहां पर पूछा जाए तो क्या हुआ समाप्त। और इसके अंदर की कहानी क्या है, इसी को तो कल जानना है। इसीलिए कहा है कि ये तारीखें याद होनी चाहिए। जिसको तारीख याद है उसको बिजोलिया याद है। चलो फिर भी मैं बता देता हूं। क्या उलट पुलट कर देंगे? किसको सर? इसको कर देंगे उलट पुलट कर देंगे। यू पी से आएगा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक कहां का था? यूपी का था। उलट पुलट वाली तारीख का मतलब क्या हुआ? विजय सिंह पथिक आया। साथ छोड़ दिया किसने? विजय सिंह पथिक ने साथ छोड़ दिया। 1919 में सेवा करेंगे, बराबर बराबर सेवा करेंगे। राजस्थान सेवा संघ, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और बात करेंगे अपने किसकी जी? 1919 की बातें चल रही है, बहुत अच्छी बातें चल रही है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के अलावा अपने यहां पर बात करेंगे अमृतसर अधिवेशन। वर्धा महाराष्ट्र का चला, वर्धा महाराष्ट्र में जाएंगे। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ की बात। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें पढ़ लेंगे। यहां पर 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड पर, 1916 में किसान पंच बोर्ड, 1903 में चौरी कर, 1906 में तलवार बंधाई। इस प्रकार से सारी चीजें याद रखनी चाहिए। तो ये जो तारीखें हैं ये कल आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख हर एग्जाम में आती है तारीख, और उस तारीख को हम निस्ते नाबूद कर देंगे। कल के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास कल्चर में तैयार रहेगा।